तो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर के बारे में, Pacdora. Pacdora is famous for their 3D mockups. So when you go to pacdora.com and here you will see thousands of 3D mockups. So just select any mockup you want, then apply your design that you have created according to the die line. So here is our final result. But wait, where is our animations? So before applying animation, you can change the background color from here. Then go to videos, and after going inside the videos, here you will see multiple animations. So just select any animation, and after that this window will pop up, and from the left side you can change the ratio too, and on the right side you can select any animation you want, and after that just click export. So here is our final output. So don't forget to use Spunk20, which is my coupon code, to get 20% off on this amazing platform. So grab this deal now, link in the description. Check it out. So now let's start the tutorial. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन सी वीडियो और कहाँ से डाउनलोड करनी है। तो ये वीडियो मैं डाउनलोड करने वाला pexel.com से, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और मैं दिखाने ही वाला हूँ कि कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देखो ये फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिफरेंट साइज़ दिखेंगे, मतलब चूज़ जो रेजोल्यूशन होता है हमारे वीडियो का, उसके हिसाब से सारे साइजेस यहाँ पर दिखेंगे। तो इसे मैक्सिमम साइज़ पे सिलेक्ट करके डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने देखो इसे यहाँ पर डाउनलोड करके रखा है, और मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, यहाँ पर डिटेल्स में जाऊँ, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्रेम विड्थ और फ्रेम हाइट कुछ अलग सी दिखाई दे रही है। और जो इंस्टाग्राम का रील फॉर्मेट होता है वो होता है 1080p बाय 1920, जो वर्टिकल फॉर्मेट होता है। तो हमें उसे उसमें कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर फ्रेम रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हम इसे 25 करेंगे ताकि अच्छे से ट्रैकिंग वगैरह और रेंडर के जो फ्रेम्स हैं वो ज़्यादा ना होए, जो रेंडर के जो फ्रेम्स होते हैं वो ज़्यादा रेंडर ना करने पड़े, और हमारी जो वीडियो है वो कुछ थोड़ी बड़ी निकल के है, कुछ 7 से 8 सेकंड की। लेकिन अगर 60 फ्रेम के साथ चलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेम्स हमें रेंडर करने पड़ेंगे, तो इसलिए हम इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। तो सारी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है मैंने पहले से, तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा आफ्टर इफेक्ट ओपन हो गया है। मैं क्या करूँगा, इस वीडियो को उठा के यहाँ पर डाल लूँगा, और यहाँ पर इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा कंपोजिशन में। तो यहाँ पर कंपोजिशन क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर देख सकते हो वीडियो की लेंथ कुछ जा रही है 17 सेकेंड तक, तो मुझे ये 8 सेकेंड तक। तो यहाँ पर देख सकते हो नीचे ये 8 सेकेंड दिख रहा है, और यहाँ पर भी 8 सेकेंड है। इसके बाद आपको एन दबा देना है। तो एन दबाते ही राइट साइड से टाइमलाइन बंद हो जाएगी, और यहाँ पर बीच में आके राइट क्लिक करना, ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। तो अपनी वीडियो जो है वो अब कुछ 8 सेकेंड की बन चुकी है। इसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग्स में जाऊँगा, और यहाँ पर जो लॉक एस्पेक्ट रेशो ये अनेबल होगा कुछ इस तरीके से, इसको डिसेबल कर लेना, तभी ये आपको जो विड्थ और हाइट है ये मैनुअली करने देगा, वरना ये बाई डिफ़ॉल्ट ऊपर नीचे चेंज होती रहेगी। तो मैं इसे यहाँ से कर लूँगा 1080p बाय 1920। तो ये रील का फॉर्मेट हो गया, और फ्रेम रेट को यहाँ से मैं 25 कर लूँगा। तो ये भी हो गया, और मैं ओके दबा दूँगा। और इसके बाद देख सकते हो, थोड़ा जूम आउट करो तो यहाँ पर देख सकते हो जो वीडियो है वो ज़्यादा जूम हो गई है, मतलब उसकी स्केलिंग है वो बड़ी हो गई है, क्योंकि जो हमारा रिजोल्यूशन है, जो कंपोजिशन का साइज़ है वो रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा हो गया है, तो इसलिए ये हो रहा है। तो उसको फिट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। एस दबाओ, एस फॉर स्केल। तो इस स्केल को देखो यहाँ से छोटा कर दो थोड़ा, तो 75 पे बिल्कुल फिट हो गया है। तो देख सकते हो हमारी वीडियो 8 सेकंड में कन्वर्ट हो गई है, और रील का फॉर्मेट भी हो गया जो रिजोल्यूशन होता है इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए। तो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी, कुछ इस तरीके से आपको ये कन्वर्ट करना था। इसके बाद कंट्रोल एम दबाऊँगा मैं, और ताकि हम यहाँ से इसे रेंडर कर लें। तो यहाँ पर आउटपुट मॉड्यूल में जाके फॉर्मेट ऑप्शंस, और यहाँ पर टारगेट बिट रेट को मैं हमेशा 50 रखता हूँ, ताकि बिल्कुल हाई क्वालिटी में जो हमारी वीडियो है वो निकल के आए। और 4K में इसे डाउनलोड करने का रीज़न यही था, ताकि 4K से अगर आप 1080p में कन्वर्ट करते हो तो क्वालिटी ज़्यादा ख़राब नहीं होती, क्वालिटी अच्छी आती है। लेकिन अगर 1080p करता मैं वहाँ से पहले से डाउनलोड, तो उसकी क्वालिटी पहले से लो आती। तो ये रीज़न था डाउनलोड करने का। तो आउटपुट को कहीं पर भी सेट कर सकते हो। तो मैं सेम उसी फोल्डर में वीडियो के नेम से सेट कर लेता हूँ इसे, और यहाँ से रेंडर कर लेता हूँ। तो ये कुछ देख सकते हो 201 फ्रेम है। तो ब्लेंडर में हम 201 फ्रेम को रेंडर कर लेंगे, तो ज़्यादा बड़ी टाइमलाइन हमारी नहीं होगी, और हमें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अब देखो मैं दोबारा यहाँ आ जाता हूँ, और यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को डिलीट कर लूँगा। तो डिलीट हो गई। अब हमें दोबारा से देखो जो हमारी मेन वाली वीडियो उसको लेके आना, जो हमने अभी कन्वर्ट वगैरह करी है। तो ओरिजिनल वाली को डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, अब उसका कोई भी यूज़ नहीं है।
तो ये जो हमारी वीडियो थी इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर लूँगा फिर से, और इसको यहाँ पर कंपोजिशन क्रिएट कर लूँगा। तो कंपोजिशन यहाँ पर क्रिएट होगी, इसको सिलेक्ट करूँगा और एनिमेशन में जाऊँगा, यहाँ पर ट्रैक कैमरा कर दूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एनालाइजिंग इन बैकग्राउंड स्टेप 1 एंड ऑफ स्टेप 2, तो ये 2 स्टेप पे काम करता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इनिशियलाइजिंग हो रही है, यहाँ पर अपने जो फ्रेम है वो आपको दिखते रहेंगे यहाँ पर। तो देख सकते हो ये फ्रेम 20 ऑफ 201, तो ये 200 फ्रेम तक इनिशियलाइज करेगा और आपके जो ट्रैक पॉइंट्स हो गए वो क्रिएट करके यहाँ पर दे देगा, ताकि जो ट्रैकिंग डेटा है उसे हम ब्लेंडर में ले जा सकें। तो मैं बता दूं कि जो ट्रैकिंग डेटा है पहले मैं दिखा देता हूं। तो देख सकते हो ये जो ट्रैक पॉइंट्स है, मैं थोड़ा कर्सर को आगे ले जाता हूं, जो हमारा प्ले का कर्सर है वीडियो प्ले का, यहाँ पर देख सकते हो जो ट्रैक पॉइंट्स है वो हमारी क्लाउड्स पर आ रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, हम क्लाउड्स को ही ट्रैक करके यहाँ पर जो हमारा क्लाउड क्रिएट होगा ब्लेंडर के अंदर उसको यहीं पर ही लगा देंगे। तो कुछ पॉइंट्स को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो आप, तो मैंने इनको सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा कर दूंगा, और इसके बाद जो ट्रैक सॉलिड है इसको सेलेक्ट करूँगा और एज दबा के इसके स्केलिंग को थोड़ा छोटा कर लूँगा। और अब मैं देख लेता हूँ कि अच्छे से ट्रैक है। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रैक हो गया यहाँ पर। तो अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो अब मैं बता देता हूँ, अब आगे की बात उसको ध्यान से सुन लेना। तो जो ये ट्रैकिंग डेटा है इसे ब्लेंडर में लेके जाएंगे, किसका यूज़ करेंगे हम, देखो यहाँ पर स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पर एक्सपोर्ट कंपोजिशन डेटा टू JSON, तो ये एक स्क्रिप्ट होती है जिसे आपको आफ्टर इफेक्ट में इंस्टॉल करना पड़ता है और ब्लेंडर में इसका एड ऑन इंस्टॉल करना पड़ता है, ताकि यहाँ से हम एक्सपोर्ट करें डेटा को और ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सके एड ऑन की हेल्प से। तो वो सारी चीज़ें कैसे इंस्टॉल वगैरह करते हैं, और ये सारी चीज़ें फ्री हैं बिल्कुल। तो वीडियो की थंबनेल आ रही होगी स्क्रीन पे, उस वीडियो को जाके देख सकते हो, और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का। तो उस वीडियो में स्टार्टिंग में जाके देख लेना कि कैसे मैंने इंस्टॉल करना सिखाया है, तो वहाँ से सीख लेना सारी चीज़ें, और लिंक वगैरह आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, कैसे मैंने डाउनलोड करा, कैसे इंस्टॉल वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएगी। तो उसके बाद आप यहाँ पर वापस आ जाना और इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर पहले से इंस्टॉल है तो बहुत ही बढ़िया बात, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलो इसके बाद अब क्या करना है, कंट्रोल होल्ड करके इस वाली लेयर को सिलेक्ट कर लो और 3D ट्रैकर कैमरा है इसको सिलेक्ट कर लो। तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, हमारे 3D ट्रैकर कैमरा और जो हमारा प्लेन है, मतलब कि अभी तो ये ट्रैक सॉलिड है जो कि हमारा प्लेन बनेगा ब्लेंडर में जाने के बाद। इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फाइल में जाओ और यहाँ पर कर लो, स्क्रिप्ट में जाओ और यहाँ पर एक्सपोर्ट कंपोजिशन डेटा टू JSON, और यहाँ पर देख सकते हो आप ब्राउज में जाके आप सेट कर सकते हो जहाँ पर आपको चाहिए इसकी डेस्टिनेशन। तो मैं इसको ना उसी फोल्डर में सेव कर लूँगा, एसेट्स में जाके। तो ट्रैकिंग के नेम से मैं इसे सेव कर रहा हूँ, सेव, और बाकी सारी सेटिंग्स ऐसे ही रहने देनी, कोई छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैं एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो एक्सपोर्ट करते ही देखो ये यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया है। अब देखो हमें आफ्टर इफेक्ट में जो भी चीज़ें करी इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम बाद में जो चीज़ें करेंगे वो दोबारा से आफ्टर इफेक्ट की न्यू प्रोजेक्ट फाइल में कर लेंगे। यहाँ से आप इसे बिना सेव करे भी डोंट सेव करके इसको क्लोज कर सकते हो। तो इसके बाद हम डायरेक्ट ब्लेंडर में आ जाएंगे। तो हम ब्लेंडर में आ गए, यहाँ से मैं ए से सिलेक्ट ऑल करके सारी चीज़ों को डिलीट कर दूंगा। इसके बाद हमें जो ये यहाँ पर देख सकते हो ट्रैकिंग की फ़ाइल है इसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर फाइल में जाऊँगा और इंपोर्ट करूँगा यहाँ पर आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन डेटा, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं उसी फोल्डर में चला जाऊँगा और इसको इंपोर्ट करूँगा एसेट्स में, और ये ट्रैकिंग JSON वाली फ़ाइल। तो यहाँ पर देखो ये हमारी फ़ाइल आ गई है, ये हमारा कैमरा है और ये हमारा प्लेन है। तो देख सकते हो ये बिल्कुल भी सेंटर में नहीं है, ये पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे सीन क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन सबसे पहले देखो ये दोनों चीज़ें सिलेक्टेड है, यहाँ पर देख सकते हो ये आपके जो ट्रैकिंग पॉइंट्स है, जो अपना डेटा है ट्रैकिंग का, उसके ट्रैकिंग पॉइंट्स यहाँ पर आ चुके हैं। तो एक चीज़ मैं बता दूँ, आफ्टर इफेक्ट में जो चीज़ें होती हैं वो 0 सेकंड से स्टार्ट होती है, मतलब कि 0 फ्रेम से स्टार्ट होती है, और जो ब्लेंडर में होती है वो 1 फ्रेम से स्टार्ट होती है। तो अभी ये फ़िलहाल जो इसके ट्रैक पॉइंट्स है ये 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसे क्या करो, डायरेक्टली ड्रैग एंड आगे ड्रैग कर दो थोड़ा, और तो ऐसे कर दो, तो ये फर्स्ट फ्रेम से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट फ्रेम 201 है, तो यहाँ पर टाइमलाइन पर एंड फ्रेम 201 कर सकते हो। तो बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हो गया ये। इसके बाद आपको यहाँ पर आउटपुट में चले जाना है और यहाँ पर रेजोल्यूशन को आपको 1080x1920 कर देना है, क्योंकि ये 1920x1080p था बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका कैमरा भी क्रिएट हो गया है। इसके बाद Shift+A से आपको एम्प्टी में जाना है और यहाँ पर प्लेन एक्सिस का एक एम्प्टी क्रिएट कर देना है, और यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और SMS की स्केलिंग को इंक्रीज़ कर लूँगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका कैमरा है यहाँ पर इसके पीछे वाली चीज़ को सिलेक्ट कर लेना है, जिस पे
आपके जो यहाँ पर 3D ट्रैकिंग का डेटा है जो इसके साथ कनेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है, और शिफ्ट होल्ड करके जो आपने एम्प्टी क्रिएट करा था उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से सिलेक्ट होते ही कंट्रोल P दबाना है आपको और ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर देना है। इसके बाद राइट साइड में आपको कलेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर ट्रैक सॉलिड ओरिएंटेशन इसको सिलेक्ट कर लो, और इसके बाद शिफ्ट होल्ड करके दोबारा से जो हमने एक्सिस यहाँ पर जो एम्प्टी का एक्सिस क्रिएट करा था इसको सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल P से यहाँ पर ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर दो। तो अब करना क्या है, अब जो हमारा ये जो एम्प्टी है जो हमने क्रिएट करा था इसकी हेल्प से जो हमारा जो प्लेन है इसको सेंटर में लाएंगे, और उसके बाद जो भी मॉडल्स वगैरह क्रिएट करेंगे वो बिल्कुल परफेक्टली काम करेंगे, अपने कैमरा के अंदर सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देंगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो देखो इसको अब अच्छे से बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेते हैं ताकि बाद में जो भी क्लाउड्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं वो वहीं पर ही क्रिएट हो और सारी चीज़ें अच्छे से ट्रैक में ले पहले से। तो देखो नमपैड में 1 दबा के मैं साइड व्यू में चला जाता हूँ पहले तो, और Z एक्सिस को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और G देन X तो इसे यहाँ पर ले आऊँगा, और G देन Z तो मैं इसे थोड़ा ऊपर ले आता हूँ और ये आ गया बिल्कुल सेंटर में। तो ये देखो एक साइड से तो सेंटर में आ गया है, लेकिन टॉप व्यू से ये थोड़ा Y में जा रहा है, Y एक्सिस की तरफ, तो मैं इसे थोड़ा बीच में ले जाता हूँ G देन Y, तो अब ये इस साइड भी आ गया है। हाँ तो ये बिल्कुल यहाँ पर सेंटर में भी आ गया है, और R देन Y सॉरी X कर लेते हैं, हाँ R देन X, R देन Y, G देन X तो इसे G देन X, G देन Y, G देन, सही है। तो बेसिकली ना आपको G देन Y बेसिकली आपको ना ये बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेना है ताकि सारी चीज़ें सेंटर से ही काम करें। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं थोड़ी सी इसकी स्केलिंग कर लेता हूँ पहले, इंक्रीज S से मैं थोड़ा कैमरा को इंक्रीज़ कर लेता हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ ताकि बीच में कुछ क्रैश वगैरह ना हो। तो एडिट के नेम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ, और बाय द वे इसकी प्रोजेक्ट फाइल अपने पेट्रियन पे अवेलेबल हो जाएगी इस ट्यूटोरियल के अपलोड होते ही, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यही नहीं, जितने भी मैंने ट्यूटोरियल्स बनाए हैं सबकी प्रोजेक्ट फाइल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और जो कोर्स मैंने लॉन्च करा था उसकी प्रोजेक्ट फाइल भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ पर मेंबर बन जाओ, आपको सारी चीज़ों की प्रोजेक्ट फाइल फ्री में मिलती रहेगी। जो भी ट्यूटोरियल आते रहते हैं सारी चीज़ों की प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो नमपैड में 0 दबा के मैं कैमरा के व्यू पर चला जाऊँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो कैमरा का व्यू आ गया है। हाँ तो ये अच्छे से यहाँ पर ट्रैक है। तो कुछ इस तरीके से हमको ये ट्रैक चाहिए था। तो आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पर, वीडियो तो दिखाई दे नहीं रही, तो उसके लिए क्या करना है, कैमरा को सिलेक्ट कर लो। कैमरा इस तरीके से सिलेक्ट हो जाता है। अगर आपका इस तरीके से नहीं हो रहा तो इसके अंदर जाके आप कैमरा को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और कैमरा का आइकन यहाँ पर आ जाएगा। फिर कैमरा के डेटा सेटिंग्स में चले जाओ यहाँ पर अंदर, और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज को अनेबल कर दो, और यहाँ पर ऐड इमेज, और यहाँ पर मूवी क्लिप, और यहाँ पर ओपन में आपको वो वाली वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है जो हमारी मेन वीडियो थी वीडियो। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आ गई है, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर ट्रैक हो गया है। अगर मैं देखो Shift+A से यहाँ पर एक क्यूब भी क्रिएट करता हूँ तो देख सकते हो ये क्यूब भी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ट्रैक हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये करना ज़रूरी था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पर अब बाद में बाकी चीज़ें हम करेंगे। तो लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर अगर आप कैमरा को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर दोबारा से आ जाता है, लाइक आपको लग रहा होगा कि जो आपकी वीडियो की ओपेसिटी है वो थोड़ी ट्रांसपेरेंट सी है, पीछे की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर ओपेसिटी में जाके आप इसको इंक्रीज़ करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, और पीछे की चीज़ें अब कम ट्रांसपेरेंट दिखेंगी। तो अब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो प्ले करके भी। कंट्रोल S से मैं सेव कर देता हूँ, और चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे जो क्लाउड्स वगैरह है उनको क्रिएट करते हैं। तो देखो पहले तो मैं ना इनको डिलीट कर सकता हूँ, इनकी कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो हमारा ओरिजिन है वो अच्छे से ट्रैक हो चुका है हमारे कैमरा के हिसाब से। तो अब हमें यहाँ पर ना अपना टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करना है। तो चलो देख लेते हैं कि वो टेक्स्ट वगैरह कैसे क्रिएट होगा, और उस पर जो इफेक्ट होंगे क्लाउड्स वगैरह के वो कैसे क्रिएट करने हैं।
तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं, बस Shift+A दबाओ और यहाँ पर आपको दिखेगा टेक्स्ट का ऑप्शन, तो इसको क्लिक कर दो तो ये टेक्स्ट यहाँ पर आ गया है। तो अब आप सोच रहे हो कि अब यहाँ पर जो हम चाहे वो कैसे लिखें, तो उसके लिए भी बहुत आसान तरीका होता है, टैब दबा देना है तो ये एडिट मोड में आ जाएगा और यहाँ से बैक स्पेस दबाओगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर देखो मेरा नेम लिख देता हूँ, पंक, एंड एंटर एंड शर्मा, तो ये इस लाइन में आ गया है। और इसके बाद देखो Ctrl+A से मैं पूरा सिलेक्ट कर लूँगा, जैसे हम यूजुअली पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में या फिर नोटपैड में भी Ctrl+A से ही होता है सिलेक्ट ऑल। तो यहाँ पर हो गया, मैं इस साइड आ जाऊँगा अब और यहाँ पर जाऊँगा मैं डेटा में और यहाँ पर आपको अलाइनमेंट्स वगैरह सही कर लेने, तो मैं हॉरिजॉन्टल की जगह यहाँ पर इसको सेंटर में कर लूँगा। तो अब ये सारा टेक्स्ट सेंटर से स्टार्ट होगा और टैब दबा के मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊँगा। और यहाँ पर देखो ऊपर ज्योमेट्री दिख रही है ना आपको, तो यहाँ पर थोड़ा ज्योमेट्री में हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे ताकि थोड़ा 3D बन पाए। तो अब ये थोड़ा 3D लग रहा है, तो अब काफ़ी सही है। और इसके बाद आपको एक चीज़ और करनी है, आपको अभी एक चीज़ दिखाई दे रही है, जो ये टेक्स्ट है अभी एक टेक्स्ट है खाली, ये एक मैश में नहीं हुआ है कन्वर्ट। मैश लाइक जो हम क्यूब वगैरह क्रिएट करते हैं वो एक मैश होता है। अगर आप टैब दबा के एडिट मोड में जाओगे तो मैश में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हो टैब दबाते ही ये टेक्स्ट के अंदर आ रहा है, यहाँ पर टेक्स्ट रिमूव वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे एक मैश में कन्वर्ट करना है ताकि हम इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए क्या करना है, टेक्स्ट आपका सिलेक्ट है, पहले से आपको F3 दबाना है और यहाँ पर सर्च करना है मैश। तो यहाँ पर देख जाएगा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट टू मैश, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हो अब ये एक मैश में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं अब टैब दबाऊंगा तो ये देखो अब ये मैश दिखाई दे रहा है और ए से सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। तो टैब दबा के मैं एडिट मोड से बाहर आ जाऊँगा। तो अब हमें यहाँ पर बाकी चीज़ें करनी है और वो कैसे होती हैं, तो Shift+A से मैं यहाँ पर जाऊँगा वॉल्यूम में और वॉल्यूम की जगह एक एम्प्टी क्रिएट कर दूंगा। और एम्प्टी क्रिएट करती है, अभी फ़िलहाल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। तो मॉडिफायर्स में जाना है आपको, ऐड मॉडिफायर्स, यहाँ पर मैच टू वॉल्यूम कर देना है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। टेक्स्ट सिलेक्ट करते ही यहाँ पर देख सकते हो थोड़ी स्मोक वगैरह क्रिएट हो गई है। तो बाकी चीज़ें करने से पहले एक चीज़ कर लेते हैं, पहले देखो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और इसके बाद बाहर की तरफ शिफ्ट होल्ड करके जो हमारी वॉल्यूम है उसको सिलेक्ट कर लो। तो अभी दोनों चीज़ सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रही होगी। तो याद रखना कि लास्ट में आपको वॉल्यूम को सिलेक्ट करना है शिफ्ट होल्ड करके, इसके बाद Ctrl+P से ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर देना है। और मैं इस वॉल्यूम के अंदर चला जाता हूँ और टेक्स्ट को यहाँ से की विजिबिलिटी और रेंडर दोनों में क्लोज कर दूँगा। तो अब होगा ये कि अब जब भी आप इसको मूव करोगे जैसे वॉल्यूम को, तो वो जो टेक्स्ट है इसके साथ ही मूव होगा। लेकिन अगर पहले करते तो वॉल्यूम अलग चली जाती और जो आपने टेक्स्ट वगैरह क्रिएट करा उसका इफेक्ट वहीं पर रह जाता, तो दिक्कत वगैरह क्रिएट हो जाती। तो इसलिए ये हमें करना पड़ता है। तो वॉल्यूम सिलेक्ट है, पहले से ऐड मॉडिफायर्स में जाके वॉल्यूम डिस्प्ले से ऐड करना है और यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर दो और यहाँ पर आपको दिखना है ना शो टेक्सचर इन टेक्सचर टैब, इस पर क्लिक कर दो तो ये टेक्सचर टैब में आ जाएगा। और यहाँ पर इमेज और मूवी की जगह आपको क्लाउड्स कर देना है। तो क्लाउड्स करते यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ क्लाउड तरीके का दिखने लग गया है। इसके बाद दोबारा से आपको मॉडिफायर्स में आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हो वोक्सल अमाउंट की वैल्यू आपको 128 कर देनी है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और यहाँ पर एक्सटीरियर बैंडविड्थ की वैल्यू को हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा, तो 0.01 कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू है, इसको थोड़ा डिक्रीज़ करोगे यहाँ से तो ये थोड़ा क्लाउडी लगेगा। अब तो ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। 7 दबा के टॉप व्यू में चला जाऊँगा तो ये अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। ये क्लाउड भी दिख रहा है और क्लाउड के टेक्सचर्स वगैरह इस पर अप्लाई हो गए हैं। तो अभी बाद में थोड़ी बहुत टेक्सचर्स के साथ हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करेंगे जब हमारा HDRI वगैरह लग जाएगा और बाद में हमें पता चलेगा कि डेंसिटी वगैरह कितनी इंक्रीज़ डिक्रीज़ करनी है। लेकिन उससे पहले हम इसे सेट कर लेते हैं जहाँ पर हमें चाहिए। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और 0 दबा के कैमरा के व्यू पे चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं रोटेशन को सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे पता चल रहा है एक्स रोटेशन में मुझे इसे रोटेट करना है, तो RX देन 90 फॉर 90 डिग्री। मैं मूव टूल में चला जाऊँगा, अब इसे थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ कि यहाँ पर वैसे यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर ट्रैक हो गया है। तो कुछ इस तरीके से इसको ट्रैक करना था। तो अभी हमें क्या चाहिए, एक HDRI चाहिए ताकि जो हमारा ये क्लाउड क्रिएट हुआ है इसको लाइट अप कर सकें।
और बाकी सारी चीज़ें देख सकें। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं पहले रेंडर इंजन को साइकिल्स पे कर लेता हूँ, और बाकी सारी सेटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो, बिल्कुल कॉपी कर सकते हो जो मैंने सेटिंग्स कर रखी हैं। तो डिनॉइस को अनेबल करना मत भूलना, और आउटपुट की सेटिंग्स वगैरह हम बाद में देखेंगे जब हमें रेंडर करना होगा, लेकिन पहले हम यहाँ से रेंडर कर लेते हैं। तो रेंडर करते आपको बाकी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, और इसके बाद यहाँ पर आ जाना है आपको थोड़ा नीचे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट को अनेबल कर देना है। तो ट्रांसपेरेंट मोड अनेबल हो गया है, और जो हम अपनी वीडियो थी बैकग्राउंड में वो दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर ये ब्लैक दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी HDR अप्लाई नहीं है। हमारी सीन में देखो कोई भी लाइट नहीं है, ये इसलिए इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ब्लेंडर किट का यूज़ करूँगा। ब्लेंडर किट बिल्कुल फ्री है, इसे इंस्टॉल कर लेना, इसमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो HDRs में आ जाओ आप, HDRs को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर सर्च करूँगा मैं स्काई। तो स्काई के काफ़ी सारे HDR हैं, यहाँ पर आ जाएंगे। तो मुझे ये वाला HDR है काफ़ी सही लग रहा है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और रेजोल्यूशन उसका 20480 रहने दूँगा, और ओके दबा दूँगा। तो ओके दबाते ये देखो अप्लाई हो गया इसके ऊपर। अब देखना कैसे कि ये अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ, तो रेंडर में आके ट्रांसपेरेंट को डिसेबल कर दो। सॉरी, ये अप्लाई कैसे होगा, पहले तो देखो मैं एनवायरनमेंट टेक्सचर में चला जाता हूँ। तो यहाँ पर स्काई, और तो ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो फिलहाल मैं एक दिखा देता एक चीज़, एसेट्स में ये डाउनलोड हो गया होगा HDRs, जहाँ पर मेरा फोल्डर है। तो मैं इसके अंदर भी जाके इसके अप्लाई कर सकता हूँ। तो देख लो कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ओपन में चले जाओ, एसेट्स में HDRs, और ये इसके अंदर फोल्डर। हाँ, तो यहाँ से भी काम करेगा, एक ही बात है, क्योंकि जहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव हुई होती है ना, वहाँ पर ब्लेंडर किट एक फ़ोल्डर बना देता है, उसके अंदर ये सेव हो गया है। तो इसके बाद देखो मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट को दोबारा एनेबल कर दूँगा, और यहाँ पर थोड़ा डार्क नहीं दिखाई दे रहा, मतलब इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा लो है। तो इसको सिलेक्ट करूँगा, और यहाँ पर प्लस का आइकन आते ही एक विंडो ओपन कर दूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करके सिंपल इस साइड ड्रैग करोगे तो एक विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर जाऊँगा मैं, और इसके अंदर शेडर एडिटर में जाऊँगा। इसके बाद न्यू पे क्लिक कर दूँगा, तो ये नोड बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। और इसे कलर है जो, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर दूँगा ताकि बिल्कुल वाइट कलर दिखे। और इसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर मॉडिफायर्स में, और डेंसिटी को मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। तो इंक्रीज़ करते देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, जैसा हमें चाहिए था। लेकिन इसका जो कलर वगैरह है वो थोड़ा अभी ठीक नहीं है। उसके लिए मैं वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, और यहाँ पर जो HDR की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ करूँगा थोड़ा। तो इंक्रीज़ करते ही कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। और अभी मैं इसकी थोड़ी जो डेंसिटी है वो थोड़ी कम करूँगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से करेंगे। जहाँ पर स्ट्रेंथ है उसको थोड़ा कम कर दो, सॉरी, इसको जो बैंडविड्थ है इसकी वैल्यू को 1 कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और बैंडविड्थ को मैं थोड़ा सा और कम करके देख लेता हूँ, 0.5। अब भी सही लग रहा है काफ़ी ये, अब बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ऐसे इसकी स्केलिंग करूँ थोड़ी और अब हम क्या करेंगे कि ये बिल्कुल इसके जैसा वाइट लगे। तो उसके लिए एक चीज़ देख लेते हैं, पहले यहाँ पर रेंडर में आ जाओ और ट्रांसपेरेंट को डिसेबल कर दो। तो जो सन की डायरेक्शन है वो उस साइड है, अगर हम सन की डायरेक्शन को इस साइड लाते हैं तो ये थोड़ा इसकी जो वाइटनेस है वो थोड़ी और इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम, ऑब्जेक्ट की जगह यहाँ पर वर्ल्ड में चले जाओ, और वर्ल्ड में देखो यहाँ से कर सकते हो आप। ये इसकी नोड ओपन है, ये इसकी नोड ना ओपन होती कंट्रोल टी से। अगर आपकी नोड ये ना दिखाई दे रही हो कंट्रोल टी से, तो मैं बता देता हूँ, प्रेफरेंसेस में आ जाओ। इसके अंदर आपको नोड रेंगुलर इसको अनेबल कर लेना है, तभी आपका कंट्रोल टी काम करेगा। यहाँ से मैं रोटेट कर लेता हूँ इसे। हाँ, तो ये थोड़ा उस साइड जा रहा है अब, लेकिन इसको अच्छा से देखने के लिए मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट को अनेबल कर देता हूँ दोबारा। हाँ, तो अब ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखो काफ़ी सही दिखाई दे रहा है। कंट्रोल इसमें सेट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहो, बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट लाना चाहो तो यहाँ से एक्सपेरिमेंट वगैरह करके ला सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें करी थी उस वीडियो में जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी। तो इस तरीके से आपको करना था। तो बैकग्राउंड वीडियो को साथ में रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में हम थोड़ी बहुत चीज़ें यहाँ पर करने वाले एडिटिंग, लाइक जो ये सीगल्स वगैरह उड़ रही है ये फ्रंट में आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं तो वो हम आफ्टर इफेक्ट में करेंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर जो हमारा जो नेम है क्लाउड टाइप में, खाली इसका रेंडर चाहिए, ताकि हम जो ये वाली लेयर हो वीडियो के ऊपर लगा सके आफ्टर इफेक्ट में ले जाके,
तो सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी बाद में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आउटपुट में आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर डेस्टिनेशन मैंने पहले से सेट कर रखा है, और यहाँ पर कंप्रेशन की वैल्यू को 0 कर लो, और फाइल फॉर्मेट को PNG रहने दो। तो अपने फ्रेम देखो 1 फ्रेम से लेकर 201 फ्रेम तक पूरे रेंडर हो जाएंगे। तो मैं एक फ्रेम में आपको रेंडर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर रेंडर इमेज, तो कुछ इस तरीके से रेंडर होगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, तो इस तरीके से रेंडर होगा। और इसके लिए मैं क्या करूँगा, रेंडर एनिमेशन, तो ये पूरे 201 फ्रेम तक रेंडर होता रहेगा, और उस फोल्डर में रेंडर हो जाएगा जहाँ पर आपने इसे सेट करा होगा। तो मैं मिलता हूँ पूरे 200 फ्रेम रेंडर होने के बाद, और बाद में हम इसे आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिटिंग वगैरह करेंगे, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें करनी है वो करके दिखाऊंगा। तो देखो अपने पूरे 201 फ्रेम जो भी थे पूरे रेंडर हो गए हैं कुछ इस तरीके से ट्रांसपेरेंट मोड में, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंट मोड में करा था इसे रेंडर। मैं दोबारा से ब्लेंडर की फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ कि ट्रांसपेरेंट कैसे हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हो RGBA मतलब RGB प्लस अल्फ़ा का मतलब ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये बताना भूल गया था, तो इसको इसी सेटिंग पर रखना। और हालांकि आपने पूरा देख के ही रेंडर करा होगा, तो इस तरीके से रेंडर करना था। तो ये हमारे पूरे यहाँ पर देखो पूरे रेंडर आ चुके हैं 201 फ्रेम जो थे। तो इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी मेन वीडियो थी, ये वाली वीडियो सॉरी जो एसेट्स में हमारी देखो ये वाली मेन वीडियो थी, ये वाली। तो इस मेन वीडियो को मैं आफ्टर इफेक्ट में ले आता हूँ, यहाँ पर आ गई है, और मैं इसे कंपोजिशन में डाल दूँगा। तो कंपोजिशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करूँगा और मैं जाऊँगा वहाँ पर रेंडर में, जहाँ पर हमारा वो फोल्डर है जिसमें पूरी रेंडर की फाइल्स वगैरह रखी जो 201 फ्रेम है। तो फर्स्ट फ्रेम को सिलेक्ट करो, और PNG सीक्वेंस यहाँ से डिसेबल हो तो इसको अनेबल कर लेना। और ध्यान रखना फर्स्ट फ्रेम को ही सिलेक्ट करना, अगर सेकंड को करोगे तो सेकंड से सीक्वेंस बन जाएगा। तो फर्स्ट को सिलेक्ट कर लिया मैंने, और यहाँ से इंपोर्ट कर देना। और आपको पहले से याद है कि जो अपनी टाइमलाइन है वो 25 फ्रेम की, मैं राइट क्लिक करके कंपोजिट सेटिंग्स में जाके भी दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो 25 फ्रेम की है। तो इमेज सीक्वेंस है उसके आपको जाना इंटरप्रेट फुटेज और मेन, और यहाँ पर देखो फ्रेम रेट 30 है बाय डिफ़ॉल्ट, इसको 25 कर लेना क्योंकि इसका फ्रेम रेट हमारी मेन वीडियो से मैच करना चाहिए। तो इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसके इक्वल है, और ये यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो थोड़ा डल है, और जो बाकी हमारी वीडियो उसकी वो थोड़ी ब्राइट है, उसका एक्सपोजर थोड़ी उसका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा इंक्रीज्ड है। तो इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में आ जाओ। और यहाँ पर देखो मैं कर्व खाली एक कलर करेक्शन के जो कर्व इफेक्ट है खाली उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इस ऊपर वाली लेयर पे जो हमारी रेंडर की लेयर है, और इस कर्व के साथ हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ज़्यादा चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जैसा हमें रिजल्ट चाहिए वो इससे निकल के आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो अब ये बिल्कुल वाइट दिखाई दे रहा है, और देख सकते हो ये कितना रियलिस्टिक लग रहा है और हमारे सीन के साथ अच्छे से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी थी। तो ये यहाँ पर देखो हो गया है। हाँ तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद मैं क्या बता रहा था, जो ये बर्ड्स वगैरह हैं भाई इसके आगे से जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो नीचे वाली जो लेयर है इसको सेलेक्ट करो, Ctrl+D से डुप्लीकेट कर दो और इसको ऊपर ले आओ। और मैं क्या करता हूँ, नीचे वाली जो सारी लेयर है इनको डिसेबल कर देता हूँ, और ऑडियो वगैरह भी डिसेबल कर देता हूँ। तो ये खाली ऊपर वाली लेयर रह गई है। और यहाँ से देखो अल्फ़ा है जो ट्रांसपेरेंट, इसको अनेबल कर लेना। और इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पर इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में ल्यूमा की सर्च करो और इसको ऊपर वाली लेयर पे लगा दो। और यहाँ पर देखो ब्राइटर कर दो, और इसके बाद चाहो तो इसको डिसेबल कर लो एक बार ताकि ब्लैक दिखाई दे। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड की वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ कर लो। इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर जो बर्ड्स वगैरह उड़ रही हैं वो अपने आप कट आउट हो गए हैं। जो ब्राइट एरिया था हमारा स्काई का वो अच्छे से कट हो गया है। तो कुछ इस तरीके से करना था। इसके बाद इस लेयर को ऊपर रहने दो इसी तरीके से, और नीचे वाले सारी लेयर्स को अनेबल कर दो। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर देख सकते हो जो ये वाली बर्ड है ये इसके ऊपर से आ रही है, पहले नीचे से आ रही थी। अगर मैं इसको डिसेबल करके दिखाऊँ यहाँ से ऊपर वाली लेयर लेफ्ट में देखो डिसेबल कर दिया तो ये इसके नीचे चली गई, अब देखो ये ऊपर आ गई। तो इस तरीके से करना था। तो ये भी बहुत ज़्यादा आसान था। इसकी जो ल्यूमा की जो वैल्यूज़ वगैरह इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करके आप अलग अलग चीज़ों के साथ चीज़ें कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से करना था आपको। तो ये हो गया। इसके बाद Ctrl+M से मैं इसके जो 15 Mbps टारगेट बिट रेट है इसमें जाऊँगा फॉर्मेट में,
और यहाँ से इसको 50 कर दूंगा ताकि क्वालिटी पूरी आए। और ओके, और आउटपुट को हम कहीं पर भी सेट कर सकते हो, तो मैं उसी फोल्डर में सेट कर लूँगा। इसको मैं बाहर ले आता हूँ, यहाँ पर फाइनल नेम से यहाँ पर सेव कर लूँगा और यहाँ पर रेंडर कर लूँगा। तो रेंडर करने के बाद मैं आपको प्ले करके दिखा दूँगा बिल्कुल दोबारा कि कैसा आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर रेंडर हो गई है हमारी फाइल और यहाँ पर देख सकते हो ये फाइनल आउटपुट है। तो फाइनल आउटपुट में देख सकते हो कितना बढ़िया रिजल्ट निकल के आया अपना, अच्छे से ट्रैक भी, और कितना रियलिस्टिक लग रहा है, हमारे सीन के साथ जा रहा है पूरा कलर इसका जो भी है, और थोड़ा बहुत इधर उधर कलर जा रहा है। तो एक्सपेरिमेंट करके आप HDRI वगैरह के साथ कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो थोड़ा टाइम तो लगता है देखो एक्सपेरिमेंट करके आपको सारी चीज़ें एक्यूरेट रिजल्ट लाने में, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरीके से आप एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है।